जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो रुक्मणी प्रकाशन से बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए आपका टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो टेस्ट सीरीज 2 है। तो चलिए इसको देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टेस्ट सीरीज 2 है। तो सबसे पहले जो सवाल है उसको पहले देखेंगे कि सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है। पहला सवाल है कि खानवा का युद्ध डैश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। थोड़ा डिटेल में बता दूं, खानवा का युद्ध जो है इन दोनों के बीच लड़ा गया था, बाबर और राणा संगा के बीच। और यह जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कि बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, ये 21 अप्रैल 1526 को। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को। और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को मोहम्मद लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। और बाबर चारों युद्ध में विजयी रहा था। ये भी याद रखिए कि बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1658 से 1707 ईस्वी। ठीक है। तो ये भी याद रखिए कि औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। पहला 1658 में ये करवाया था आगरा में, और फिर जून में करवाया था 1659 में दिल्ली में। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसबॉल। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। और बेसबॉल सबसे पहले 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। याद रखिएगा, स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो रग्बी फुटबॉल है। और राजस्थान का राजकीय खेल है बास्केटबॉल। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुच्छेद 338 ए में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। और ये होता है अनुच्छेद 267 के अनुसार सांसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान है। चलिए, और आकस्मिकता निधि के लिए 500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर बजट 2021-22 में 30,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। छठा नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल है कि जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की, लोगों की योजना यानी एक आर्थिक योजना तैयार की, तो ये हो जाएगा एम.एन. राय। एम.एन. राय ने भारत में लोगों की एक आर्थिक योजना तैयार की। और 1945 में श्री एम.एन. राय ने जन योजना बनाया था। और भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में आरंभ की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1992 में। ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी 1992 में दी गई थी। चलिए, संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। UN पर्यावरण गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है आपका वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। याद रखिएगा इसको। चलिए, और संयुक्त राष्ट्र कोष एवं कार्यक्रम जो है ये आपका हो जाएगा इसमें एक नंबर में यूनिसेफ हो जाएगा, यूनिसेफ। ठीक है, दूसरा नंबर में हो जाएगा यूनिसेफ का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तीसरा नंबर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और चौथा नंबर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस का जलोढ़ मिट्टी में कमी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब जो किसके बीच का क्षेत्र है? तो इसको देखिए व्यास और रावी। ठीक है, दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक है ना। आब का अर्थ है पानी, और दोआब क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, और भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में है। दोआब क्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। इस सिंध नदी और झेलम नदी के बीच क्षेत्र सिंध सागर दोआब कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको बता दें कि ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बिष्ट दोआब कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? देखिए कोलकाता बंदरगाह जो है वो आपका कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह समुद्र से जुड़ता है, और हुगली नदी जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहा जाता है, यह नदी बहुत ही विश्वासघाती नदी है। हुगली नदी पर मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा जैसे नगर बसा है, और प्राचीन काल में पूर्वी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित थी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, पंजाब जो है भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है, और इसको याद रखिएगा। और सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक 1% वाले जो राज्य हैं वो सबसे पहले मिजोरम आएगा 84.33% है, अरुणाचल प्रदेश आएगा 79.63% है, मेघालय आएगा 76.33%, मणिपुर आएगा 74.34%, और नागालैंड आएगा 73.90%। उसके बाद आप आ जाइए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला, अब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला मैं बता रहा हूँ। वो आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश एक नंबर में 77,482 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर स्क्वायर, आप नोट कर लीजिएगा इसको। छत्तीसगढ़ हो जाएगा 55,611 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा हो जाएगा 51,619 किलोमीटर स्क्वायर, और महाराष्ट्र हो जाएगा 50,778 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? ध्यान दीजिए कि सिंधु और गंगा नदी के बीच जो है ना, ये जो नदी प्रणाली है इसके बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये अंबाला है। ठीक है, कौन सा शहर है? अंबाला, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो देखिए असम में जो त्यौहार मनाया जाता है वो है चेरोबा। ठीक है, चेरोबा नहीं, रोंगकर होगा, रोंगकर त्यौहार असम में मनाया जाता है, और याद रखिएगा इसको। और नोंग क्रैम त्यौहार मेघालय में, और चेरोबा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। और ये त्यौहार जो होता है, ठीक है, ये सब त्यौहार फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? तो रोंगकर त्यौहार। चलिए आप नीचे जो 16 नंबर सवाल देख रहे हैं ये सवाल आपका रीजनिंग से है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कि उस विकल्प का सॉरी थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए रेडियो से आवाज़ निकलता है, ठीक है,
तो टेलीविजन से क्या आएगा? तो टेलीविजन से तो चित्र निकलेगा ना, रेडियो से केवल आवाज़ निकलता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन टेलीविजन से आवाज़ और चित्र दोनों निकलेगा। तो इसमें चित्र दिया तो चित्र दिखा देंगे। अब देखिए 17 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। कालापन है, ईंट है, सोना है, चिड़िया है। देखिए कालापन ठीक है, ईंट ठीक है, चिड़िया ठीक है। ये ताश के 3 रंग हैं, 3 तरह का डिजाइन है। सोना जो है ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल, एक कोड में अधिपल्स को 82 37 45 लिखा जाता है और ज्वेल्स को 92 62 45 लिखा जाता है, तो इसी कोड में वियर्स को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसको एकदम आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए। सबसे पहले पल्स PEARLS पल्स को क्या लिखेंगे? इसमें, ठीक है। और ज्वेल्स को लिखेंगे किसमें? ज्वेल्स को लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब दोनों समीकरण बना देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को लिख के बना देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों को मिलाएंगे कि क्या क्या मिल रहा है। जो मिलेगा उसको लिख देंगे। तो VS का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 2 3 7 5, यानी 6 2 3 7 5, 6 जो 2 3 7 5, ये ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। मैं रीजनिंग का अलग से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा मैं नमूना दे रहा हूँ। चलिए अभी हम लोग चलेंगे, GK GS पढ़ा रहे हैं। चलिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से विलियम में विद्युत का चालन नहीं होता है? देखिए विद्युत का चालन, ठीक है ना, विद्युत का चालन निम्नलिखित में से कौन से विलियम में नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि विद्युत का चालन जो होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एल्कोहल और ग्लूकोज, ठीक है। एल्कोहल और ग्लूकोज विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। एल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक होता है और कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? ध्यान दीजिए कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है, इसको जान लीजिए। इसमें जो होता है ना, इसमें आंसर हो जाएगा आपका विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परिवर्तित नहीं होती है। कोई कार किसी समतल सड़क पर जब त्वरित होकर अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। कार के वेग के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। चलिए आप 44 नंबर सवाल देख सकते हैं। इसमें, ठीक है, इसमें जो है 2 कूलम 4 कूलम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को किस बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक जो है, ठीक है, ये प्रतिरोधक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रेणी क्रम में संयोजित होकर इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी। ब्रॉडबैंड का उच्च क्षमता संचारण प्रौद्योगिकी का उपयोग आवृत्ति के व्यापक श्रेणी के लिए किया जाता है। ब्रॉडबैंड उच्च गति का इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है, इसको याद रखिएगा। इसकी क्षमता जो होती है 24 से 38, ठीक है, GHz गेज हर्ट्ज बैंड होता है। वर्तमान में ब्रॉडबैंड के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल एवं बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न विस्थापन पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जनरेटर, ठीक है। जनरेटर जो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है। और विद्युत जनित्र जो होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है और वोल्ट मीटर जो होता है, ठीक है,
वोल्ट मीटर, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है और वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापी जाती है और गैल्वेनोमीटर के द्वारा सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो देखिए ये बराबर परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं सवाल, एक बार आपको दोहरा देता हूँ मैं कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब कैसे सही है उसको देखिए। दर्पण की ओर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, अतः चित्र डी सही है। ठीक है, ये सही है। चलिए 49 सवाल देखते हैं। यहां पर मिलेगा आपको निम्नलिखित में से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाशपुंज बना सकता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। चलिए 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 112 मिलीलीटर। क्या होता है इसमें? 112 मिलीलीटर इसका आंसर होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अभिक्रिया होता है, दी गई अभिक्रिया का जो समीकरण होता है 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा? तो 112 मिलीलीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कभी बना के दिखाऊंगा आपको, जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो इस सवाल में आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डर बना रहा हूँ, मेरे पास ऐसी सुविधा नहीं है। चलिए कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है 3 नदी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की मिट्टी जमाव के कारण बनती है और भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा उत्तर के विशाल मैदान, पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदानों तथा राजस्थान के सक्रिय पट्टी में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो देखिए बहुत इजी सवाल है और इजी सवाल ही लोगों को फंसा देता है, याद रखिएगा। और जितना ज़्यादा इजी रहेगा समझिए वो उतना इजी नहीं है। सवाल देखने में छोटा लगता है लेकिन वो आप फंस जाइएगा सवाल में, इसलिए थोड़ा डिटेल जो मैं बताता हूँ उसको दिमाग में लोड कर लीजिएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो संबंध है वित्त मंत्रालय से है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुआ, ये भी याद रखिएगा। चलिए और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चालू किया था प्रधानमंत्री जी ने, और इसका उद्देश्य युवाओं को मुक्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करना था। चलिए इसका आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में किया। चलिए किए होगा, किया नहीं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में, एक मिनट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो जीएसटी की सर्वोच्च दर जो है वो है आपका 28%। कितना? 28%। अब थोड़ा सा मैं डिटेल बताता हूँ 53 और 54 दोनों का, थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि अनुच्छेद 108 क्या है। अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, 1 मिनट, बुला सकता है, ठीक है ना। और संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही आहूत की जा सकती है। चलिए और ये जीएसटी जो है, जीएसटी के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर 28% है और भारत में वस्तु एवं सेवा कर की न्यूनतम दर 0% है
और भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। और भारत में वस्तु एवं सेवा कर की दरों को 5 स्लैब में बांटा गया। 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इसको याद रखिएगा। और भारत में जीएसटी जो है वो आपका कनाडाई मॉडल पर आधारित है। चलिए, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य की कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक मुखिया होता है। चलिए, अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला सवाल है कि नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिला में है। कहाँ है? जमुई जिला में। और इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। और जमुई जिला में नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य भी है, ये भी याद रखिएगा। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के अनुसार 25 फरवरी 1984 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था ये। चलिए, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर होगा श्री अब्दुल बारी। चलिए, क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रीय बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मालदीव। मालदीव जो है ये आपका बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य जो है वो है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ठीक है। चलिए, बिम्स्टेक का पुराना नाम है बाइसेटेक, याद रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुबंध ऋण का अधिकतम राशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 50,000। कितना होगा? 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था, जिसमें 50,000 रुपये देने का प्रावधान है। और मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण की व्यवस्था की गई है। शिशु उद्यम के तहत 50,000 की ऋण व्यवस्था, किशोर उद्यम के तहत 50,000 से 5 लाख तक की ऋण व्यवस्था, और तरुण उद्यम के तहत 5 लाख से 10 लाख तक की ऋण व्यवस्था इसमें की गई है। चलिए, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद जो है, पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1954 में। ठीक है। और यह पुरस्कार पद्म पुरस्कार कहलाता है। और ये याद रखिएगा कि पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। और वर्ष 1955 में पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में बदल दिया गया। वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार 17 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया था। और 2023 में कुल 106, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री था। चलिए, 65 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। चलिए, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सितार से। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है इसको भारत इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका 66 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74.04%। 65 नंबर सवाल में नहीं पूछा था, मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों को कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के बाद कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए,
75 दिनों के भीतर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट है कि वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 117 में बताई गई है, और धन विधेयक जो है, धन विधेयक को आपका परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, और अनुच्छेद 109 जो है, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंध है। चलिए अगला सवाल है कि कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कावेरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आन मार्टेल। चलिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य। लॉर्ड चम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा हंटर समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? तो कूना जो है ये आपका क्रोएशिया देश की मुद्रा थी, क्रोएशिया। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का जो वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य और रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेरिंग जल डमरू मध्य। ये आपका रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। बेरिंग जल डमरू संधि जो है बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है, इसको याद रखिएगा। और इसमें मैगलान जल डमरू मध्य जो है ये जो है आपका चिली देश में स्थित है। ठीक है, और यह आपका प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और इसमें याद रखिएगा डोवर जल संधि यानी ये जो है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। और आपका पाक जल डमरू मध्य जो है ये आपका पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए 74 नंबर सवाल है कि द्वीप समूह टोयरा टेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, द्वीप समूह टोयरा डेल फुएगो जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको और वेस्ट इंडीज के संयुक्त रूप की लैटिन अमेरिका कहते हैं। चलिए, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो अफ्रीकी देश घाना की जो राजधानी है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अक्रा। चलिए, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया देश जो है, एक मिनट, हाँ, मंगोलिया देश हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एशिया में। चलिए, मंगोलिया देश एशिया महाद्वीप में स्थित है, और मंगोलिया का जो राजधानी है उलान बटोर है, याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा तुगरिक है। और गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है, इसको याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये भी याद रखिएगा। और मंगोलिया जो है भू आवेष्टित यानी लैंडलॉक देश है। चलिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2006 में। ठीक है, चलिए 78 है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5वीं। अगला है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। चलिए, आईसीसी पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत। चलिए, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहारी पुरस्कार जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साहित्य। चलिए, कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, झारखंड। चलिए, सात्विक साईराज
रंग की रेडी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैडमिंटन। चलिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 126। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें मैथ का भी सवाल है, जो मैं रीजनिंग और मैथ जो है मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से 101 नंबर सवाल आप देखिएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो उपधातु का जो गुणधर्म है वो है आपका अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक उपधातुओं का गुणधर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, किन कार्बनिक यौगिकों की नाम में प्रत्यय यानी एल जुड़ा होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एल्डी हाइड। जैसे देखिए इसमें एल जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो नीले रंग के जो लवण होते हैं वो होते हैं आपका ऑप्शन डी, Cu के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं। तांबा को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया गया था। नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश होता है, कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान जो होता है वो आपका 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है, याद रखिएगा। और कुछ मैं और बता दूं आपको, मानव रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है मानव का, वो 7.36 से 7.42 होता है। आंसू का 7.4 होता है। मानव पेशाब जो होता है वो होता है 4.8। ठंडा पे होता है 2 से 4। और गैस्ट्रिक जूस होता है 1 से 3। और विनेगर होता है 2.4 से 3.4। ध्यान दीजिए, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो मिश्रण का निर्माण होता है आपका ठोस, द्रव एवं गैस से। चलिए, 0.2 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 448 मिलीलीटर। चलिए, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन के साथ नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रोटॉन। ठीक है, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल कम बता रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो देखिए, मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग जो है इसमें से फाइलेरिया हो जाएगा। और अगला सवाल है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो देखिए, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। चलिए, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो छुई मुई का पौधा जो है आपका हो जाएगा मीमोसेसी कुल का सदस्य होता है। मीमोसेसी कुल का सदस्य, याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पेप्टिक, एक मिनट, 11, हाँ, पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो देखिए, पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था आपका ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, यानी रॉबर्ट वारेन और बेरी मार्शल। पेप्टिक वर्ण जो होता है इसको पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके लक्षण होते हैं पेट में दर्द, पेटों से बीमार महसूस करना, पेट में सूजन एवं हमेशा डकार का आना। चलिए, किसी पारतंत्र में अपघटक जो है क्या होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। चलिए, कैब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो कैब रोग का दूसरा नाम जो है, कैब रोग का दूसरा नाम है आपका ऑप्शन डी, लैंगिक संपर्क द्वारा, सॉरी, ऑप्शन डी, रेटिकुलियो एंडोथियोलिसिस इसका दूसरा नाम होता है। और यह एवियन ल्यूकोसिस वायरस के कारण होने वाला रोग है। यह मुर्गी, बटेर, हंस तथा बतख आदि में देखा जाता है और इसका तीव्र गति से क्षैतिज संचरण होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी टेस्ट सीरीज 3 में, जिसमें मैं जीके और जीएस पढ़ाऊँगा। और परसों से मैं आपको मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो वो अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।